आप लोग? मधुबन। पांडव भवन। पांडव भवन के आंगन में सब लोग खड़े हैं, अभी बाबा के कमरे में हाँ। जाना है ना, है ना? हाँ 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 जी। जी। तो आज क्या बाबा ने क्या बोला आज? उड़ते रहना, उड़ते नंबर रहना। वन में वन में आना। जाना। उड़ती और कला में रहना है। और ड्रेस कौन सा पहनने के लिए बोला? ड्रेस फरिश्ता हाँ? बनना, फरिश्ता। चमकता, की चमकीली ड्रेस। चमकीली चम ड्रेस पहनना है। चमकीली ड्रेस पहनने के लिए बोला। और चमकीली ड्रेस कौन सी होती है? क्या क्या चाहिए फरिश्ता उसके लिए? फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता। फरिश्ता स्वरूप और संपूर्ण पवित्र। स्मृति चाहिए। स्मृति ज्ञान आनी चाहिए ना। स्वरूप। तो खास बाबा ने फरिश्ता का ड्रेस के बारे में बोला था। चमकीली ड्रेस होती है तो सब आकर्षित होते हैं। तो हमें अपना जो स्मृति जागृत करेंगे ना, तो अपने आप वो ड्रेस आ जाएगा, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। तो इस प्रकार से और एक बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि मधुबन से ज्ञान गंगाएं। कौन सी ज्ञान गंगाएं निकली वो बताया, है ना? तो मैं आपको सबसे बड़ी एक ज्ञान गंगा निकली थी, उसके बारे में बताता हूँ अभी। 1974 की बात है। तो एक लंदन से निमंत्रण आया। लंदन में सेवा शुरू हो गई थी, लेकिन वहां मतलब ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही थी। तो मनमोहिनी दीदी और दादी जी विचार कर रहे थे कि कौन से ऐसे इंग्लिश हैंड हो, उनको मधुबन भेजा जाए, विदेश भेजा जाए मधुबन से। तो कुछ इंग्लिश जिसको आता था, ऐसे लोगों का लिस्ट निकाल रहे थे कि भाई चलो इनको भेजेंगे। तो मनमोहिनी दीदी जी और प्रकाशमणि दादी जी दोनों अव्यक्त बाबा से मिले। बाबा ऐसा ऐसा विचार है। तो बाबा ने कहा कि ऐसा करो, जनक बेटी को भेजो। तो मनमोहिनी दीदी ने कहा कि देखो, वो जो जानकी जो दादी है वो पुणे में है और वो 2 साल से खटिया पे पड़ी है, वो कैसी जाएगी बाबा? तो बाबा एकदम गंभीर हो गए और कहा, बच्ची का योग बल कहाँ चला गया? जनक बेटी को भेजो, दोबारा बाबा ने बोला। तो दीदी तो कुछ बोल नहीं पाई, बाबा ने बोला है। तो ये सारा समाचार है, वो मनमोहिनी दीदी जी ने मीरा सोसाइटी पुणे भेजा दादी के पास। कि दादी ने फिर पढ़ा ये लेटर, बाबा का जो संदेश है वो लेटर पढ़ा। दादी ने एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा। जब तीसरी बार जब पढ़ा दादी जी ने वो लेटर, तो दादी जी के अंदर ऐसा करंट आ गया। और बाबा का पिक्चर था रूम में, वो देखा, बाबा के फोटो की तरफ देखा और बाबा को बोला, अच्छा मेरा योग बल देखना चाहते हो? ऐसे बाबा से बात किया। और तुरंत क्या, उनके साथ उस समय सुंदरी बहन थी पुणे की। तो जानकी दादी ने कहा, सुंदरी इधर आओ, वो जो भी मेरी दवाई है ना वो सब लेके आओ। तो सुंदरी बहन ने सारी दवाई लाके वो सामने टेबल पे रखी। फिर कहा, वो इंजेक्शन का है सारे, वो फ्रिज में रखे थे, बहुत महंगे इंजेक्शन थे, तो फ्रिज में रखे थे। तो बोला वो लेके आओ, वो भी लेके आओ। वो भी लेके आए। फिर बोला कि अच्छा डस्टबिन लेके आओ। तो जैसे डस्टबिन का नाम लिया ना, तो सुंदरी बहन एकदम सोचने लगी, ये क्या बात है? तो जैसे ये डस्टबिन लेके आए तो बोला, अच्छा ये सारा जो है डस्टबिन में डाल दो।
वो तो एकदम हैरान हो गई, इतनी महंगी दवा, इतनी इंजेक्शन, लेकिन दादी जी को तो कुछ बोल नहीं सकते ना। तो जो दादी जी ने बोला वैसे कर दिया, डस्टबिन में डाला और दादी जी ने अपने पैर धरती पे रख दे और खड़ी हो गई। खड़ी हो गई, थोड़ा इधर उधर घूमा और आपने खुद के काम है ना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया। 1-2 दिन में उसके अंदर इतनी ताकत आ गई, शक्ति आ गई, 2-3 दिन में मधुबन पहुंच गई जानकी दादी। देखो खटिया पे थी, बाबा ने कैसे उसको ताकत दिया, प्रेरणा दिया, पहुंच गई मधुबन। फिर मधुबन में बाबा से मिले तो जानकी दादी ने कहा, बाबा मुझे इंग्लिश बिंग्लिश तो कुछ आता नहीं है, मैं क्या करूं जाके उधर। तो बाबा ने कहा, बच्ची तेरे को कुछ करना, कुछ भी नहीं करना है। तो अरे अच्छा कुछ नहीं करना तो किस लिए जाना फिर। पहले तेरे को कुछ नहीं करना है, वहां जाके है ना बस एक मधुबन बना के वापिस आ जाना है। तो देखो बाबा का जो वरदान है, तो दादी गई वहां, फिर उन्होंने कितना त्याग, कोई बाहर दरवाजा रखा था वो उठाया, फिर वही संदल, वही खटिया, वही क्लासरूम। तो इतना त्याग करके धीरे 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 धीरे, जैसे ना वो एक नदी होती तो उगम शुरू हो जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो धीरे धीरे करके फिर बाबा भवन बन गया, फिर ग्लोबल हाउस बन गया, फिर रिट्रीट सेंटर बन गया। तो देखो बाबा ने जैसे जान भर दिया कि सभी ने तो सोचा इसमें तो कोई दम नहीं। और मैंने भी देखा 1983 में जब मैं यहाँ आया था तो मनमोहिनी दीदी की तबीयत एकदम बढ़िया थी और जानकी दादी की तबीयत एकदम खराब थी। मतलब कभी हम जाते थे रूम में तो एकदम मतलब उठ भी नहीं सकती थी, ऐसी थी। तो मनमोहिनी दीदी चेकअप के नाम से बॉम्बे गए और फिर वापिस ही नहीं आ पाए। तो बाबा ने कैसे मतलब आत्माओं को शक्ति भर के, सिर्फ दादी का ही एग्जाम्पल नहीं तो ऐसे कितने लोगों का एग्जाम्पल है कि जे कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन बाबा ने वरदान दिया, बाबा ने शक्ति दिया और वो उठ गए। तो पहले तो मैं आपको मनमोहिनी दीदी के साथ का एक छोटा सा अनुभव सुनाता हूँ। 1983 की बात है। तो 1983 में पहली बार मैं मधुबन में आया था। तो पहली बार ही मुझे सेवा का चांस मिला इधर। था तो छोटा लेकिन सेवा का बहुत अंदर उमंग उत्साह था ना, तो चांस मिल गया। तो उस समय क्या हुआ था कि हमारे जो चिमन भाई थे ना मधुबन में, वो चाय आदि देते थे सब दादियों को, बहनों को। तो उसको अचानक घर जाने का प्रोग्राम बना, घर जाना। तो उसने मुझे पूछा कि आप एक काम करोगे। मैंने क्या। वो जानकी दादी को सुबह चाय देना है 3:30 बजे। तो हम तो सुबह उठते ही थे, अर्ली मॉर्निंग अच्छा लगता था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम दे देंगे, कैसे देना, कहाँ बनाना है बताओ। तो कुछ नहीं बोला, वो दूध डिपार्टमेंट में जाना, वो भाई बना के देगा आपको 3:30 बजे। तो पहले दिन तो इतनी बड़ी दादी है तो डरते डरते मैं इंद्रप्रस्थ में गया और नॉक किया दरवाजे पे और दादी ने दरवाजा खोला। तो दादी जी ने पहले तो देखा, अच्छा ये कौन नया बंदा कौन आया है करके। तो दादी जी ने अच्छा चाय लेके आया हम। तो दादी जी ने बताया ये चाय एक कप में डालो और इधर एक लाइटर है उसमें अगरबत्ती जलाओ। तो दादी ने पहले दिन मेरा ये सारा काम बता दिया। तो और कहा कि जब भी आते हो ना तो नॉक करना, तो हो सकता है मैं सोई भी हूँ, तो ऐसा नहीं सोचना कि मैं सोई हूँ, आप नॉक करना, मैं उठ जाऊंगी। तो मेरा रोज का 3:30 का दादी से मुलाकात, दादी से दर्शन होता था और वो दृष्टि मिलती थी और उससे मुझे मेरे में एकदम ताकत शक्ति आई कि मुझे भी बाबा के घर में रहना है, मुझे भी समर्पित होना है। तो ये मनमोहिनी दीदी स्टार्टिंग में आए तो उस पीरियड में ये मुझे अनुभव दादियों से हुआ। तो मनमोहिनी दीदी के साथ एक ऐसी बात हुई कि मैं नया नया था तो
दादी मनमोहनी दीदी है ना, बहुत स्ट्रिक्ट थी। क्लास के समय उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि इधर उधर कोई जाए। तो मैं तो भंडारे में सेवा कर रहा था, कुछ कुछ गरम कर रहा था शेगड़ी पे। तो मैंने देखा उधर है ना मेरे 7-8 वहाँ के मधुबन निवासी थे। और दीदी की उस दिन है ना तबीयत ठीक नहीं थी, तो दीदी धीरे 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 लच्चू दादी के साथ आ रही थी किचन में। तो किसी ने आवाज दिया कि भाई दीदी आ गई। तो दीदी आए तो सारे मधुबन निवासी फटाफट फटाफट चले गया और मैं अपना उधर ही खड़ा था। तो जैसे ही आए ना, तो दीदी ने कहा ये कौन है? तो लच्चू दादी, ये नया नया है ना, सेवादारी है, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं, मतलब कोई आया है करके। तो मैंने देखा दीदी के अंदर इतना अनुशासन था, इतना मतलब शक्ति की, उस कोई भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकता था। मुरली के समय कोई इधर उधर घूम नहीं सकता था। तो ऐसे ही हमने देखा कि जब दीदी सौगात देती थी तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती थी। जो नैपकिन भी होता था ना, देखो सुबह उठना, अमृत वेला, और ऐसे ऐसे मुंह पोंछना, फिर योग में जाना। तो ऐसे बहुत अच्छी तरह से फिर डायरी के बारे में बताते कि एक पन्ना खोलना, उसमें वरदान आता है, वो सारा दिन यूज करना। तो 2 मास तो ऐसे हमारे सेवा में निकल गए, जाने का टाइम आया। तो मेरे साथ है ना मेरा लौकिक भाई थे, वो आर्मी में थे, तो वो भी सेवा में आते थे। तो जा रहे थे हम, तो जाते जाते क्या करते, जो भी बचा है हमारे पास, बाबा तो बाबा के भंडारे में डाल के जाते कि अभी तो हमें जरूरत नहीं, घर ही जाना है। तो यीशु दादी की जो ऑफिस है उसमें हम दोनों गए। और वो आर्मी में था, जा रहा था तो पूरा आर्मी का ड्रेस पहना था उसने। तो जैसे हम गए तो वहां सारी दादियाँ, सारा झुंड बैठा था। वो एक पलंग था वहाँ, संदल थी बड़ी, उसमें गुलजा दादी, रतन मुनि दादी, चंद्रमुनि दादी, मनोहर दादी, सारी दादियाँ, जानकी दादी, मतलब प्रकाश मुनि दादी, ईश्वर दादी, सारे वहां बैठे थे। जैसे हम गए तो एकदम साइलेंस हो गए। फिर दीदी ने कहा अच्छा अच्छा, फिर समझ गए कि ये भंडारी में। तो भंडारी डाल दिया। और जैसे वापिस आ रहे थे तो दादी ने बोला रुको, ऐसे कैसे जाओगे? तो ये क्या करना है? पहले पूछा कहाँ से आए, कैसे। और फिर बोला अच्छा सलोट, सलोट नहीं मारोगे? तो भाई ने फिर जैसे आर्मी स्टाइल होती है, एकदम सलोट ऐसे मार दिया जोर से। और फिर उसका रिप्लाई में मनमोहनी दीदी ने भी उसका रिटर्न दिया कि भाई उन्होंने भी, दीदी ने भी ऐसा सलोट किया। तो ये दीदी के साथ हमारा लास्ट का मिलन था। मतलब उसके बाद तो दीदी हमें नहीं मिल पाई। तो कैसे उनके अंदर शक्ति थी, कैसे ताकत थी, और किस प्रकार से दिन के साथ हमारे साथ मिलन हो गया। तो ये हमारा मतलब यादगार दिन हो गया हमारे लिए। तो इसके बाद तो प्रकाशवनी दादी के साथ तो हमारा बहुत टाइम मतलब मिला हमें, क्योंकि दादी ने हमें बहुत पालना दी। क्योंकि दादी के साथ जो अनुभव किए वो बहुत ही, मतलब एक माँ होती है कि माँ कैसे अपने बच्चों को कैसे प्यार करती है, कैसे रिझाती है, और कैसे खिलाती है, पिलाती है, सारी चीजें मैंने वो अनुभव किया। तो सबसे पहले 1986 की बात है। मेरे अंदर बहुत मधुबन रहने का दृढ़ संकल्प था। तो मैंने एक बार तो अव्यक्त बाप दादा से भी पूछा कि मुझे मधुबन रहना है। तो बाबा ने कहा कि दादी जी से बात करो। फिर हमने कहा जानकी दादी भी हमारी तरफ के, तो दादी से बात करते। तो जब जानकी दादी के पास गए ना, तो जानकी दादी ने बोला बोला कि देखो, मुझे भी बहुत दिल करता है मधुबन में रहने का, लेकिन ये दादी है ना मुझे भी नहीं रखती है। तो मैं सोचा यार, दादी को नहीं रखते तो हमारा क्या हाल होगा। तो मतलब दादी ने ऐसा युक्ति युक्त जवाब दिया। तो इसके बाद फिर 2-3 साल हमारा ट्रायल हो गया। तो याद है मुझे कि 1986 राखी का दिन था। दादी जी ने कहा तुम अभी छोटे, अभी तुम जाओ, कुछ सेवा करो, कुछ नौकरी करो, कुछ पढ़ाई करो। तो मैंने कहा
ठीक है दीदी, मैं अभी राखी बांध के चला जाऊंगा। तो जब राखी का दिन आया तो ओम शांति वन में दादी राखी बांधती थी सभी को, मधुबन निवासियों को। तो मैंने कहा आज तो हमारा लास्ट का दिन है, तो मैं सोचा कि सबसे लास्ट हम राखी बांधेंगे, सब इस आनंद लेंगे, सब राखी दादी दृष्टि दे रही है सारी चीज। तो जब हमने देखा कि दादी दृष्टि देते देते लास्ट में फिर मेरा नंबर आया, मैं गया दादी के पास। दादी ने मोहिनी बहन ने तिलक दिया, फिर हम दादी ने राखी बांधी और मेरा जोर से हाथ पकड़ा, इसे जोर से ऐसे, और दादी ने कहा ऐसे किया, आज से तुमको कहीं नहीं जाना है, तुमको यहीं रहना है। तो मुझे तो इतना खुशी हुई कि मैं इतने सालों से तपस्या कराया, मधुबन रहना है, मधुबन रहना है। तो वो मेरा यादगार दिन था। मैं तो इतनी खुशी में वहां से दौड़े सीधा भोली दादी के पास। दादी ने मुझे छुट्टी दे दिया। फिर सूरज भाई के पास गए, सूरज भाई को बताया। तो वो मेरा जिंदगी का बहुत बड़ा खुशी का दिन था, जो बाबा ने समर्पित रूप जीवन मधुबन में रखा। तो फिर तो दादी के साथ तो अलग अलग अनुभव के। एक बार तो हमने देखा कि दादी कितना मतलब प्यार करती है, कितना स्नेह देती है, और अब कोई भी कर्म खुद से शुरू करती। मुझे वहाँ भोजन खिलाने की ड्यूटी थी। तो हमारे नए इतना यज्ञ में तो इतना अमेरी भी नहीं थे। तो एक हमारे आनंद काका थे गुजरात के, उन्होंने है ना वो बनाया, लिफ्ट बनाई थी। तो हम लोग पहले हैंडल चला के वो भोजन ऊपर छोड़ते थे, फिर उसके बाद मोटर लग गई। तो एक दिन है ना लिफ्ट खराब हो गई। लिफ्ट खराब हो गई तो अभी 12 आपका अभी इंटरनेट गया लगता है भैया। अच्छा सुभाष भाई, अभी ये रहा। आ गई आवाज? हाँ अभी, हाँ हाँ आ गया, करो। अच्छा। तो मैं जब दादी के पास गए तो दादी बोलती कोई बात नहीं, मैं आती हूँ ना। तो दादी, आवाज आ रही मेरी? हेलो हेलो। आती है हाँ जी, आ रही है जी। बहुत ओके। सारे भाई साहब। तो जैसे भी दादी जी के पास गया तो दादी जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आती हूँ। तो हम दादी जी के दादी मेरे साथ। तो दादी को मैं सोचा दादी क्या करेगी आके। तो दादी जी और मैं डाइनिंग में आ गए। तो दादी जी ने तुरंत कहा अरे सब पांडव इधर आओ। और सब पांडव इकट्ठा हो गए, करीब करीब 20-25 लोग इकट्ठा हो गए। बोले जाओ सुभाष के साथ जाओ और फटाफट भोजन लेके आओ। तो मैंने देखा सब गए, एक एक पतीला 4-4 5-5 लोग पकड़ के 10 मिनट के अंदर सारा भोजन डाइनिंग में पहुंच गया। और 12 का गीत बजा और भोजन शुरू हो गया। तो मैंने देखा कि दादी के अंदर ये कला थी कि कैसे हर चीज को अपनापन, और इसलिए दादी एक चुटकी बजाती थी सब लोग खड़े हो जाते थे। तो शुरू से दादी के साथ इतना प्यार स्नेह होने के कारण दादी को कुछ भी हो जाता था ना
तो सबकी दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह का टाइम था, तो दादी का है ना छाती में दर्द हो रहा था। तो मधुबन तो छोटा घर था ना, तो फटाफट सब न्यूज पहुंच, सब तरफ पहुंच गई न्यूज की दादी की छाती में दर्द हो रहा है। तो मैं तो छोटा था, तो मैं गया दादी के वहाँ छोटे हॉल के पास। तो देखा वहाँ निर्भय भाई खड़े हैं, बड़े बड़े लोग खड़े हैं। तो हमने कहा हमें कौन जाने देगा उधर। तो मैं है ना बाबा के कमरे में चला गया सीधा। बाबा के कमरे में गया और बाबा को कहा, बाबा हमारी माँ को क्या हो गया, ऐसे बाबा के साथ बात कर रहा था। तो मैंने क्या देखा, बाबा के दिल के पास वो दादी का चित्र देखा मैंने, कि बाबा वैसे दिल में दादी बैठी है। और बाबा मुझे बोलता है, बेटा तेरे माँ को कुछ नहीं होगा। बस बाबा ने ऐसे मुझे जवाब दिया, आंसर दिया, तो मुझे इतना खुशी हुई। और फिर मैं भंडारे में चला गया अपना काम ने, का बाबा ने बोल दिया ना, तो भंडारे में चला गया। और 10-15 मिनट के अंदर मैसेज आता है कि दादी को कुछ गैस का कुछ प्रॉब्लम होता है, वो सब ठीक हो गया करके। तो इतना खुशी होती थी, मतलब क्योंकि दादी के साथ इतना प्यार था, तो स्नेह था, तो ये ऑटोमेटिकली अंदर से, क्योंकि दादी जी कोई भी चीज होती थी। मुझे याद है कि एक आम का सीजन था, तो बॉम्बे से आम आया था, गांव सेंटर से आम आया था। तो शायद छोटी सी 2 पेटी शायद आई थी। तो मुन्नी बहन ने कहा कि देखो दादी जी आपके लिए आम आए हैं, मैं आज आपको भोजन लेके। दादी जी ने कहा किसको? मेरे लिए आम आया? दादी माना कौन होता है? दादी माना मधुबन निवासी। और ये आम दादी के लिए नहीं, मधुबन निवासी के लिए आया। तो मुन्नी बहन ने कहा दादी जी ये तो थोड़ा सा है ना। तो दादी जी ने कोई बात नहीं, थोड़ा भी हो लेकिन सबको देना है। तो दूसरे दिन मुरली क्लास में दादी जी ने कहा देखो ऐसा ऐसा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टुकड़ा मिलेगा सबको। लेकिन सभी ने तालियां बजा दिया, और सचमुच क्लास के बाद थोड़ी थोड़ा एक आम का टुकड़ा सबको मिला। लेकिन सबको इतना खुशी हुई कि देखो दादी हमें कितना प्यार करती, कितना। ऐसा नहीं कि भाई चलो कोई बात नहीं आया तो क्या हुआ, दूसरा नहीं। तो दादी क्या बोलती थी कि दादी माना मधुबन निवासी। ये नहीं कि भाई दादी को आया माना दादी खाती रहेगी, नहीं। तो ऐसे दादी सबका दिल जीतती थी। एक बार हमने ऐसे ही देखा कि एक बहन थी, दादी से छुट्टी लेने आई। तो दादी को कहा कि दादी जी मैं जा रही हूँ। तो दादी ने कहा अरे क्यों जा रही, आज तो बाबा का दिन है, तो क्यों जाएगी? मैं दादी गाड़ी नहीं ना, मुझे 5 बजे का गाड़ी है, नीचे बस छोड़ेगी फिर वहां से। तो दादी ने कहा नहीं, मैं तुम्हारी व्यवस्था करती हूँ, तुम बाबा की मुरली सुनना, याद प्यार नमस्ते करके तुरंत फिर आपको भेज दूंगी। तो दादी जी ने अपनी खुद की गाड़ी उस ड्राइवर को बोला कि जैसे बाबा की याद प्यार नमस्ते होता है, ये बहन को स्टेशन पे छोड़ के आ। वो बहन अभी तक उसको सीन याद आता है, उसकी आंखें भर आती कि माँ कैसी होती है, कितना प्यार करती है माँ। तो ये चीज थी दादी के अंदर। ऐसे जैसे पीस पार्क बन गया था, तो दादी को बहुत उमंग गुस्सा होता था। कोई भी बात होती, चलो आज मौसम बहुत अच्छा है, पीस पार्क चले, तो सब लोग ताली बजा देते थे। फिर जब से दादी ने बोल दिया वरना उधर मुन्नी बहन, उधर भोजन वाले, उधर ट्रांसपोर्ट वाले सब तैयार हो जाते थे। और जब दादी पीस पार्क में आती थी तो सभी टीम के पास जाती थी। जैसे कोई वॉलीबॉल खेल रहा है वहां भी दादी पहुंच जाती थी, कोई क्रिकेट खेल रहा है वहां भी दादी पहुंच जाती थी, और सबके साथ खेलती थी। और सभी को लगता था दादी हमारे पास है, दादी हमारे पास है। और उसके बाद दादी का खास विशेष आइटम होता था स्वर्ग आ रहा है। तो दादी को तो बहुत खुशी होती थी वो जब देखते थे ना। और दूसरा था मटका तोड़। मटका तोड़ तो इतना, तो दादियों का भी, दादियां भी खेलती थी वो तो चीज। तो इतना खुशी होती दादी को, तो दादी कहती आंखों से आंसू आता था, इतने मतलब खुश हो जाते थे। और लगता था कि भाई बाबा के बच्चे हैं,
घर के बच्चे तो कहाँ खेलेंगे, कहाँ जाएंगे। तो ऐसे दादी जी अपने खुद से जीवन से इस प्रकार से शिक्षाएं देती थी। मैंने एक बार देखा यहाँ अकाल पड़ा था, 2-3 साल पानी बारिश नहीं हुई थी, प्रोग्राम भी कम कर दिए थे। तो एक दिन हिस्ट्री हॉल में क्लास था दादी जी का, तो उस समय मुन्नी बहन पानी लेके आई, तो कुछ मेडिसिन खाना था, गोली खाना था। तो दादी ने देखा ग्लास भरा हुआ ऐसे, तो दादी ने कहा अच्छा इसको आधा कम करके आ जाओ। तो मुन्नी बहन गई, आधा ग्लास करके आई। तो ये जो दादी अपने जीवन से सिखाती थी, जब पानी कम है तो दादी ने कहा मैं थोड़े पानी में भी तो गोली तो खानी है, तो थोड़ी पानी में भी खा सकते हैं ना। तो ये चीज जब मधुबन निवासी देखते थे तो वो चीज दिल में छाप छोड़ देती कि नहीं, दादी मतलब दादी, बस दादी कभी भी अचानक, कई बार हमने देखा ठंडी के दिन होते थे, दादी के बोलती थी आज मौसम बहुत ठंडा है, आज तो देसी घी का हलवा खाएंगे तो कैसे लगेगा, मजा आएगा ना। तो क्लास के बीच में ही दादी बोलती थी, फटाफट भंडारे वाले उठ के दौड़ के बर्तन वाले बर्तन ले आते थे, और फिर जैसे हलवा बन जाता था, याद प्यार नमस्ते होता था, दादी के पास मैसेज पहुंच जाता था, दादी जी हलवा तैयार है, बाहर काउंटर पे रखा है, और दादी के पास भी एक कटोरी देते थे। तो दादी के शब्दों में इतनी ताकत थी, जो दादी जो बोले सो निहाल। तो कोई भी चीज का मतलब, कभी कभी बारिश के दिन होते थे तो दादी बोले अरे कि चाय के साथ पकोड़ा कितना अच्छा लगा, सूर्य पकोड़ा बना दो। तो दादी जी जैसे यहाँ शांति स्तंभ है ना, उसके बीच में वो जो जगह है, तो दादी जी खुद बैठती थी और सबको पकोड़ा और चाय भी वहीं ले आते थे। तो एक छोटा परिवार था, इस कारण बहुत हमें वो प्यार भी मिला, स्नेह भी मिला, और उसने ताकत भी मिली। ऐसे जैसे लास्ट दिनों में दादी को एक बार है ना, और एक से कुछ सपना आया, विजन आया कुछ, तो दादी ने क्लास में बोला कि देखो दादी का दिल है, दादी को एक संकल्प आ रहा है, दादी को एक ऐसा एक विजन आया कि लाखों की सभा है और बाबा का जो नाम है प्रत्यक्ष हो रहा है, तो क्या किया जाए, कैसे मेगा, तो फिर कैसे किया जाए। फिर मीटिंग हो गई, ऐसे करते करते फिर सबसे पहला मीटिंग हुई और गुजरात वालों ने सबसे पहले टर्न लिया, और अहमदाबाद में सबसे बड़ा प्रोग्राम, लाखों की सभा आई, हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए। तो दादी का संकल्प होता था और मना बाबा का, और वो जब निवासी के सामने रखते थे तो सब रेडी होते थे और उसका वाइब्रेशन पूरा विश्व में जाता था। तो उसके बाद आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े प्रोग्राम हो गए, हाँ, इतने अच्छे मेगा प्रोग्राम, लाखों के प्रोग्राम हो गए। तो ऐसे एक बार दादी जी ने कहा कि देखो दिल्ली में प्रिंटिंग प्रेस है, हमारा दिल है कि वो प्रेस अभी यहाँ आए तो अच्छा है। तो कई लोग बोलते यहाँ क्या करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा कई लोग सोच रहे थे। लेकिन दादी की दूरदर्शिता देखो, नहीं दादी बोला ये तो बहुत काम आएगी, तो आप सब आप तैयार है ना। तो मधुबन निवासियों को पूछा, मैंने कहा दादी आपने जो बोला ना, तैयार है सब। देखो फिर वो ज्ञान अमृत प्रेस आई, और फिर उसके बाद विंग के प्रोग्राम, इतने लिटरेचर, इतने किताबें, हाँ, आज उसका रूप और भी कितना बड़ा हो गया। तो इस प्रकार मैंने देखा दादी की जो दूरदर्शिता थी, हाँ, कितना मतलब हर एक चीज कितना ढंग से सोचती थी, कितना उसके लिए बराबर सोच और सबके साथ मिल के करती थी। ऐसे हमने देखा दादी जब डाइनिंग में आती थी तो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन होता, अच्छा भोजन क्या बना। तो हम नए नए थे, तो भोजन क्या बना, मतलब दाल बनी है, रोटी बनी है, सब्जी बनी है, चावल बना है, तो ऐसा हम बता देते थे। तो दादी जी ने एक बार मुझे बोला इधर आओ, बोला भोजन कैसे बताया जाता है। देखो बोला कि रोटी तो रोज ही होती है, चावल भी होता है, सिर्फ मूंग की दाल बनी है
और पेटी की सब्जी बनी है और आलू का पकोड़ा बना है, बस इतना बोला। अगर कोई मीठी चीज हो वो बताने का बस। तो दादी ऐसे सिखाती थी, ये नहीं कि भाई ये क्या है, चलो ऐसा नहीं। और ये भी चीज देखा कि छोटा सा छोटा डिपार्टमेंट होता था ना, तो दादी जी उसको बहुत वैल्यू देती थी। जैसे मुरली के बीच में आता था ना कि भाई धोबी घाट तो कैसे कपड़े धोते हैं और कैसा मेल निकलता है, बाबा भी धोबी है, तो धोबी घाट वालों को उठाती थी दादी। कोई कारपेंटर का नाम आया तो कारपेंटर वालों को उठाती थी। मतलब ऐसे हर एक डिपार्टमेंट की दादी जी कदर रखती थी, वैल्यू रखती थी, इसलिए सब अपनापन महसूस होता था। एक दिन सतयुग की बात आई कि सतयुग में दूध दही की नदी बहती है, ऐसा ऐसा बात हुई। तो दादी को अचानक याद आया, मक्खन कौन निकालता है। दादी ने पूछा, अच्छा कौन मक्खन निकालता है। तो उस समय ना भोली दादी ने मुझे मक्खन निकालना ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना हाथ से, वो सिखाया था। तो मैं डरते डरते खड़ा हो गया। तो दादी ने कहा इधर आओ इधर आओ। तो दादी ने मुझे स्टेज पे बुलाया और बोला कि बोलते हैं, अच्छा आप मक्खन निकालते हो। बोला हाँ दादी। तो दादी ने फिर फूल था, गुलाब का फूल मुझे दिया और मुझे इतना खुशी हुई जैसे पता नहीं मुझे कितना बड़ा अवार्ड मिला हो, ऐसा वो अनुभूति मुझे उस समय हुई। तो दादी जी इस प्रकार से हर एक, जैसे हमारे पास बाल काटने का डिपार्टमेंट नहीं था, तो एक भाई को बाल काटने का मतलब आता था। दो चार लोग गए, बोलते दादी ये एक रूम बनाएंगे ना तो पांडवों का काम हो जाएगा। तो दादी ने तुरंत छुट्टी दिया, बनाया और दादी उद्घाटन करने भी आई। तो भाई ने ना दादी को बोला, दादी आप इस कुर्सी पर बैठो। ये दादी की है ना एक बट थोड़ी सी काट के अभी तक उसने यादगार रूप में रखी है। तो ये दादी के अंदर कला थी कि सबको अपना बनाने का, सब हमारे, हम सबके है, दादी है हमारी, इस प्रकार से। ऐसे मैंने देखा कि एक बार हमारे निर्भय भाई है, वो उनका हार्ट सर्जरी हो गया था, तो बॉम्बे में करीब 2 मास थे उधर। तो जब 2 मास के बाद आए तो सब देखा कि एकदम थोड़ा वीक भी हुए थे और 2 मास मधुबन से पहली बार बाहर रहे थे। तो दादी जी देखा वहां करीब 2-2:30 बजे बैठी थी आंगन में, 2-4 लोग और भी थे। तो मैं जा रहा था कहीं, तो देखा दादी क्यों बैठी थे। तो पता चला निर्भय भाई आ रहे करके। जैसे निर्भय भाई आए, दादी जी गई, दादी जी स्वागत किया और जैसे एक छोटा भैया वापस इंटरनेट चला गया लगता है। भैया वैसे चला गया है वहां से, नहीं दिखाई नहीं देता है उसका। अभी हाँ आ गया भैया। अच्छा, तो हमारे पास जो जो रावण का पार्ट बजा रहे थे ना, अरविंद त्रिवेदी, वो आए थे। तो सब मधुबन निवासी हम लोग ना, अरे रावण रावण आए, रावण का रावण, ऐसे सब लोग बोल रहे थे। जब वो दादी को मिलने गए तो दादी ने कहा आओ आओ लंकेश जी आ जाओ। तो उसको तो इतना ये वो खुशी हुई और बोला कि सचमुच, वो जब दूसरे दिन छुट्टी ले रहे थे स्टेज पे, बोला सचमुच दादी माँ है, माँ ही अपने बेटे को ऐसी बुला सकती है। क्योंकि चाहे रावण का निगेटिव रोल है, लेकिन उसको भी कितना रिस्पेक्ट से दादी बुलाती थी। तो ये चीज दादी के पास मतलब थी कि चाहे बड़ा है तो बड़े के साथ। एक बार तो एक छोटा बच्चा है ना, शूज पहन के शांति स्तंभ में ऐसा घूम रहा था, दौड़ रहा था, उसको अच्छा लग रहा था। तो दादी ने देखा अरे चप्पल पहन के ये बच्चा दौड़ रहा है। तो दादी वो बच्चे के पीछे पीछे दौड़ रही है, बच्चा आगे दौड़ रहा है। तो देखा, फिर दादी ने उसको पकड़ा
और उसको उठाया गोद में और लेके आया और उसको टोली खिलाए और कहा कि देखो ये पवित्र स्थान है ना, इसमें जूता नहीं पहनते। तो देखो अभी बच्चा है, उसको समझाया भी, उसको टोली भी खिलाया तो वो मान भी लिया। तो हमारे जिंदगी के साथ भी ऐसी बहुत सारी बातें आती है जो हमें करना चाहिए कि किस हर बात को हम किस तरह से हमें उसको संभालना चाहिए। गलतियां तो सबसे होती, छोटी मोटी बातें होती, लेकिन उसको कैसे संभाल के अपने संभालना और समेटना, ये करना चाहिए। और दादी इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी इतना निर्माणता थी, क्योंकि शुरू शुरू में तो आपको पता है इतना ये गेम में तो इतनी ये नहीं था, आमदनी भी नहीं थी कुछ नहीं। तो दादी जी अहमदाबाद से, दादी जी, यशु दादी, मुन्नी बहन, मोहिनी बहन थे, तो वो अहमदाबाद से आ रहे थे। तो ये पालनपुर आदि के बीच में कहीं गाड़ी खराब हो गई। अब गाड़ी खराब हो गई तो क्या करे, उस समय तो मोबाइल आदि तो थे नहीं। तो ये सारे खड़े थे उधर पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे खड़े थे। तो इतने में माउंट आबू का एक होटल का कोई मालिक था, वो जा रहा था, तो दादी जी को देखा तो खड़ा कर दिया। दादी जी आप यहाँ खड़े हो, आपकी गाड़ी ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको लेके जाऊँ। फिर दादी जी ने आपस में ड्राइवर से आदि बात किया और फिर अच्छा ये इसके बाबा ने हेल्प दिया है, हेल्प किया है। तो दादी जी उनके, तो वो भाई अभी तक याद करता है जिंदगी भर, मतलब कभी वो भूलता नहीं कि दादी को हमने लेके आए। ऐसे हमने देखा कि आप जानते होंगे राम भाई को, तो राम भाई का है ना उसके पिता मम्मी पापा ने फोन किया, उस समय राम भाई इधर हमारे पास ही थे, रोटी डिपार्टमेंट में हम लोग सेवा करते थे। तो फोन आया कि तो तुम्हारा वीजा वीजा सब बन गया, तुम जल्दी आ जाओ। तो मैं उसको लेके गया दादी जी के पास। दादी जी इसको अमेरिका जाना है, उसके मम्मी पापा ने बुलाया है करके। तो दादी का अच्छा ठीक है, वहां जाके सेवा करना। फिर दादी जी हमें साथ लेके गई ऑफिस में। और दादी जी का देखो, बाबा के घर से खाली हाथ नहीं जाते। तो दादी सौगात ढूंढ रही थी। तो दादी तो इतना हाइट तो नहीं थी, तो दादी सोफे पर चढ़ गई। सोफे पे चढ़ के वहां से एक शिव बाबा का स्लाइड प्लेट थी, वो निकाल के और उसको दिया। तो उस वो अभी तक उसने लास्ट तक उसने रखा था, दादी ने दिया है करके। और जब वापिस आया था तो 2 साल के बाद से वापिस आए तो दादी से मिला, तो ऐसे आंगन में ही दादी बैठी थी। तो बोला कि दादी से मिलना, तो बोला ठीक है। तो दादी ने पूछा क्या करते क्या नहीं, सब पूछा। फिर जब दादी को भंडारी भी दिया, तो दादी ने तुरंत मुन्नी बहन को बुलाया, इधर आओ, ये भाई की उंगली में देखो कौन से साइज है, उसको बाबा की यादगार दे दो, क्योंकि ये सदा बाबा को याद करता है, तो बाबा इसको कभी छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे दादी जी इतना पालना देती थी। ऐसे मुझे एक बात आई, जगदीश भाई जी की बात आई कि जगदीश भाई कितनी सेवा करते थे, मतलब हर इतना हार्ड वर्क करते करते थे। तो क्या था, एक जो भाई था ना वहाँ बहुत झगड़ा करता था। और क्योंकि उसकी जो वाइफ थी ना, वो ज्ञान में चलने लगी थी, तो उसको पसंद नहीं था। पवित्रता के बारे में बड़ी बड़ी बातें होने लगी, झगड़ा होने लगा। तो उसको फिर वो नारी सदन में कहीं रखा था, उसको रखने गए थे जगदीश भाई। इतने में वो भाई है ना सेंटर पे आया, और उस समय मम्मा उधर ही थी, सेंटर पे थी। तो भाई जोर जोर से चिल्लाने आया। फिर पहले तो दरी हटा दिया, कुर्सी इधर उधर कर दिया, लाइट तोड़ दिया। तो सारी बहनें 2-3 थी, तो डर डर गई वो तो। फिर उसने कहा कहाँ है आपकी मम्मा, उससे मुझे मिलाओ, कहाँ है आपकी मम्मा। तो ये बहनों ने क्या किया, मम्मा को है ना तीसरे मंजिल पे भेज दिया। तो मम्मा बैठी थी, एक कुर्सी पे बैठी थी। तो ये ढूंढते ढूंढते वो तीसरे मंजिल पे पहुंच गया। तीसरे मंजिल पे पहुंचा तो जैसे वो भाई आया ना, तो मम्मी ने अच्छा आओ बच्चे आओ,
और मम्मा खड़ी हो गई और बोलती आओ यहाँ कुर्सी पर बैठो। तो एकदम एकदम ठंडा हो गया, हो ये क्या हो गया, इतनी बड़ी मम्मा और अपनी कुर्सी छोड़ दिया। फिर भी मम्मा ने कहा नहीं नहीं बैठो, इधर बैठो। तो मम्मा ने उसको अपनी कुर्सी पे बैठाया और वो एक पलंग पे बैठ के उससे बताया कि बोलो कुछ काम था। तो भाई बोलता है नहीं कुछ काम नहीं था। तो मम्मा ने इतना पावरफुल दृष्टि दिया तो बस एकदम पिघल गया। और फिर वहां से जब गया ना तो सब मम्मा के गुणगान गाने लगा कि मम्मा कितनी अच्छी है, मम्मा बहुत अच्छी है ये करके। और वो जो जिसके लिए झगड़ा करने के लिए आया ना वो तो पूरा ही हो गया। तो ऐसे मैंने देखा कि गुलजार दादी के साथ तो हमारी गीता बहन तो बहुत रहे हुए। तो बाबा के रथ के साथ, हाँ, गुलजार दादी के साथ हमें भी कुछ ऐसा मौका मिलता था। लेकिन जब मैंने देखा कि जब मुझे कैंसर हुआ था 2008 में, तो ये दादियों ने इतना प्यार दिया था। एक दिन की बात है, मैं जब जानकी दादी को मिलने गया था ना, तो जानकी दादी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा चलो मेरे साथ चलो, और गुलजार दादी के पास लेके गए। गुलजार दादी के पास गए, दादी देखो ना मेरे भाई को क्या हो गया है। तो गुलजार दादी बोलती कुछ नहीं, ये छोटा सा पेपर है ना ये पास कर देगा। तो देखो जैसे वरदान हो गया वो मेरा जीवन का, इतनी बड़ी परिस्थिति आई और कैसे वरदान के भाई ये ठीक हो जाएगा, पेपर पास कर देगा। ऐसे एक दिन की बात है, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में था, अपने BSS हॉस्पिटल। तो मैं कीमोथेरेपी आदि हो रही थी, तो बाजू में कोई अकाउंट ऑफिस बना था। तो गुलजार दादी उधर आए थे उद्घाटन करने के लिए। तो उद्घाटन हो गया और दादी चली गई नेपेंसी रोड। वहां एक भाई ने बोला कि दादी जी सुभाष भाई को मिल के। तो बोला नहीं मुझे तो पता नहीं। तो दादी ने कहा जाओ फोन करो, अभी फोन लगा दो उसको। तो भाई ने फोन लगा के दिया। फिर दादी जी क्या बोलती है देखो, दादी जी बोलती देखो ना हमसे एक भूल हो गई। मैंने कहा दादी आपको पता नहीं था ना, आपसे कैसे भूल। नहीं नहीं, भूल तो भूल होती है ना। देखो इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद बोलते मैं हॉस्पिटल में आया और आपको मिली नहीं, ये तो भूल हो गई ना। फिर दादी ने कहा कि देखो अभी जल्दी जल्दी तैयार होना और अपने कर्मभूमि में पहुंच जाना, मधुवन पहुंच जाना। तो उस पूरा रात मुझे नींद नहीं आया। मुझे दोनों आंखों से आंसू, खुशी के आंसू कि दादी ने बात किया। दादी मना बाबा, अविक्त बाबा। तो ये इतना मतलब खुशी हो रही थी और आंखों से पानी आ रहा था कि आज दादी जी ने मेरे साथ बात किया, बाबा ने मेरे साथ बात किया और वरदान दिया कि जल्दी जल्दी घर पहुंच जाना, कर्मभूमि पहुंच जाना। तो जैसे कि वरदान मिल गया ये सारी चीजों का कि कैसे बाबा अपने बच्चों के थ्रू कैसे एक शक्ति भी देता है, वरदान भी देता है। तो ऐसे ही जब बीमार थे तो हम लोग जाते थे घूमने के लिए, तो हम भी जाते थे। जैसे नीलू बहन प्रोग्राम बनाते थे तो हम एक दिन पीस पार गए। तो मैं तो वीकनेस था, तो मैं और दादी एक जगह बैठे थे, छोटी मोटी बात करते थे, हंसते थे। क्या बात करेंगे, इतने बड़ी हस्ती हो, मैं छोटा। तो एक कुमार था, वो गार्डन में खड़ा था एक कोने में, और वो अपनी दीदी को बोलता है दीदी पता है जिस गार्डन में गुलजार दादी बैठी थी ना, मैं उस गार्डन में खड़ा था। तो मुझे तो इतनी खुशी होगी, इतना, मैंने कहा देखो वो भाई उस गार्डन में खड़ा है तो भी उसको खुशी, और हम तो दादी के साथ घूमते हैं, बैठते हैं, दादी को खाना खिलाते हैं। तो वो मुझे एक प्रेरणा मिली, एक शक्ति मिली कि देखो कि हम कितने भाग्यशाली है। कई बार हम लोग गीता बहन को पता है हम दादी को खाना खिलाने जाते थे, तो दादी है ना एक ही रोटी खाती थी। तो अब दादी को नीलू बहन बोलती थी इनको 2 रोटी खिलाना है। तो फिर हम लोग दादी के पास बैठते थे, दादी के साथ बातें करते थे। फिर दादी को कभी
टीवी पे वो एनिमल्स आदि दिखाते थे। दादी ये कौन, टाइगर है ना? अच्छा अच्छा टाइगर, हाँ टाइगर है दादी। तब तक हम वो जो आधी रोटी होती थी निकालते थे, दूसरी रोटी डालते थे थाली में। तो दादी बाद में थी, पता नहीं रोटी खत्म क्यों नहीं होती है। देखो देखो कितना इनोसेंट, दादी को इतना भी पता नहीं चलता है कि ये रोटी कैसे खत्म हो गई, या मतलब इस प्रकार से दादी इतना मतलब मतलब भोली है, ऐसे ऐसे लगता था। तो ऐसे ही हमारे छोटा डाइनिंग हॉल बनाया था ना, तो हमारा बहुत दिल था। मैंने कहा ये हमारी जो दादियाँ होती थी ना कि अ, उनके लिए डाइनिंग हॉल नहीं था, बड़ा डाइनिंग हॉल, दूसरे लोग भी बैठ जाते थे। तो मैंने बात करके एक छोटा सा एक ही टेबल आता है उसमें, बहुत सुंदर बनाया, क्योंकि जानकी दादी तो बहुत भोजन पे आती थी। तो मैंने कहा चलो, तो मेरा दिल था दादी तो इधर ही है, चलो दादी से उद्घाटन करा देते। तो नीलूबेन से बात किया दादी से, हाँ हाँ चलो ना, कोई बात नहीं। तो वो छोटे डाइनिंग हॉल का गुलजा दादी ने उद्घाटन किया, लेकिन मैंने देखा दादी का उद्घाटन और इतने सेवा, कितने तो गवर्नर आके खा के गए वहाँ, कितने मिनिस्टर आए, कितने एक्टर आए, कितने डायरेक्टर आए। तो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां वहाँ के भोजन करके जाती थी। मतलब इस प्रकार से बड़ों का जो कदम पड़ता है ना, तो कितनी बड़ी सेवा हो जाती है, वो मैंने देखा। तो ऐसे जानकी दादी के साथ भी बहुत सारे अनुभव करा है, क्योंकि जैसे ही ज्ञान सरोवर बना ना, तो ज्यादा करके दादी जी, जानकी दादी जी यहाँ ही रहते थे। तो एक दिन मैंने ऐसे दादी के पास गया था, दादी कॉटेज। तो दादी पता है क्या करे, तो ये सोफे पे खड़ी है, क्योंकि हाइट कम थी, और पर्दे ठीक करे थी रूम के। तो मैं गया, बोले दादी आप क्या कर रही है, हम करते हैं ना। तब तक तो दादी ने काम पूरा भी कर दिया था। तो दादी बोलती, पता है ये रूम किसका है? ये मेरी सहेली चंद्रमन दादी का रूम है, और बड़ी दादी ने मुझे दिया है रूम। तो इतना मतलब खुशी कि सचमुच कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिला हो, बहुत बड़ा कोई गिफ्ट मिला हो, ऐसे दादी जी मुझे बता रही थी। तो इतना मतलब अपने सहेली के प्रति प्रेम। और सचमुच मैंने देखा, जब चंद्रिमा दादी ने शरीर छोड़ा था, तो किसी को पता नहीं था। हम लोग सुबह योग दे गए, तो देखा दादी जी ने माइक मंगाया। मैंने कहा ये 4 बजे दादी माइक क्यों मंगा रही है? तो दादी ने माइक लिया और कहा कि पता है, आज मेरी सहेली मुझे छोड़ के चली गई। बस इतना बोला। और पहली बार मैंने देखा दादी के आंखों में आंसू, मैंने देखा कि मेरी सहेली मुझे छोड़ के चली गई। तो देखो, अपने सहेली से भी कितना प्रेम प्यार, वो मैंने देखा। और फिर बाद में योग के बाद बताया कि कैसे दादी बेंगलोर गई थी, और हंसते खेलते चंद्रमन दादी को भी पता नहीं, मैं बाबा के पास आई। बाबा के पास गए तो बोलते, बाबा मैंने दादी से तो छुट्टी भी नहीं लिया। तो मतलब इतना मतलब जो महान आत्माओं कैसे आराम से बाबा के पास चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे ही जब हमारा ये भंडारा बन गया था ना, रिनोवेशन हो गया था, और फिर भंडारा हो गया, रोटी डिपार्टमेंट हो गया, टोली डिपार्टमेंट हो गया, लेकिन तबीयत के कारण दादी नहीं आ पाई थी। तो और फिर उसके बाद फिर डाइनिंग का अभी रिनोवेशन हो गया। तो हमारे मन में बहुत था कि दादी अगर एक बार आ जाए तो अच्छा है उद्घाटन करने। तो मैंने डॉक्टर निर्मला जी को बोला कि ऐसा ऐसा है, देखो दादी की तबीयत तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेना, ट्राई करना, नहीं तो आप कर लेना, कोई बात नहीं। तो निर्मला दीदी ने जैसे बोला ना, तो उस दिन इसका दिन था, शिवरात्रि का दिन था। तो सारी दादियाँ सब लोग इधर आए थे। तो दादी, ये हमारा लिफ्ट भी बनी थी वहाँ हारमोनी हॉल में, उसका उद्घाटन करके सीधा व्हीलचेयर पे ही दादी यहाँ डाइनिंग में आई। फटाफट रिबिन कटवाया, और फिर एक डाइनिंग हॉल में बैठ के दादी ने 10-12 लोगों को टोली भी दिया। और फिर यहाँ से मतलब समय नहीं होते हुए भी दादी का इतना प्यार था किचन से, डाइनिंग से। तो दादी 10 मिनट के लिए, वो शायद दादी फिर लास्ट का समय था, मतलब दादी आने का। ऐसे दादी
जब हमने जो छोटा डाइनिंग हॉल बनाया तो हमारे मन में बहुत था कि जिसके लिए हमने डाइनिंग हॉल बनाया एक बार भी दादी नहीं आए खाने पे। तो ऐसे मन में संकल्प था, लेकिन बोलना ठीक नहीं लगता ना कि दादी की तबीयत ठीक नहीं, और हम बोले दादी भोजन पे आओ। तो एक दिन दादी क्लास करा के दादी ने बोला मैं हम लोग कहाँ है? तो सबने कहा दादी हम तो ज्ञान सरोवर में। अच्छा चलो मुझे घुमा दो। मैं भूल गई ज्ञान सरोवर। तो दादी को कार में पूरा ज्ञान सरोवर दिखाया। तो ज्ञान सरोवर दिखाने के बाद दादी बोले कि मैं भोजन कहाँ करती थी। तो फिर डाइनिंग में लेके आया, फिर व्हील चेयर में बिठा के चारों तरफ घुमाया, और फिर जो नया डाइनिंग हॉल बनाया था ना, तो दादी को मैंने कहा दादी आप पता है ये आपके लिए खास डाइनिंग बना है, लेकिन आप तो आए ही नहीं, भोजन भी नहीं किया। तो जैसे वो डाइनिंग में आई ना दादी, तो बैठ गई, बोलती अच्छा एक बात सुनो। बोला क्या? मुझे भूख बहुत लगी है। तो जयंती बहन साथ में थी, हंसा बहन, प्रवीणा बहन, सब समझा रहे दादी जी आपका भोजन पांडव वन में बना हुआ है, वहां करना है आपको भोजन। नहीं लेकिन मुझे तो भूख लगी है ना। ऐसे जैसे ना छोटा बच्चा जिद करता है ना, ऐसे। तो दादी बोलते भोजन है ना। तो दादी जी ने, मैंने कहा कोई बात नहीं, डॉक्टर निर्मला की थोड़ी सब्जी है वो हम गरम करते हैं, और एक रोटी तो दादी खाती है, फटाफट एक रोटी बनाई, दादी ने खाया, दादी को भी खुशी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे खुशी हुई कि दादी हमारे पास आई भोजन की, जिसके लिए हमने डाइनिंग हॉल बनाया था। तो हर एक चीज को दादी कितना ध्यान रखती थी, वैल्यू रखती थी। ऐसे एक दिन की बात है, आ, हमारे जो हांगकांग के गोविंद दादा है ना, वो मिलने आए थे, ऐसे डाइनिंग में जा रहे थे दादी, करीब 9:30 की बात है, मिलने गए। तो दादी बोलती अच्छा तो गोविंद, अच्छा ठीक है। फिर अच्छा तूने बैच नहीं पहना? सुभाष भाई आपका डिस्कनेक्ट हो गया। आप सभी मधुबन पहुंच गए ना? हैं सबको अनुभव लगता है कि मधुबन पहुंच गए, एक एक अभी से मिले। अभी योग करे तो वापस आ जाए। मैं आपको बात सुना रहा था ना, गोविंद दादा की बात सुना रहा था। हाँ हेलो। हाँ जी जी। हाँ हाँ, तो वो बात मैं पूरी करता हूँ। तो दादी जी वहाँ गैलरी में खड़े थे, और वो भाई को बोला ओम शांति करके जैसे, तो दादी ने कहा आपने बैच नहीं पहना है। तो चुप हो गया। तो तुरंत प्रवीणा बहन साथ में थी, ला जाओ कॉटेज से बैच लेके आओ। तो प्रवीणा बहन कॉटेज गई, तो कॉटेज में बैच ही नहीं था, पांडव भवन में था। तो प्रवीणा बहन ने वहां से मैसेज दिया कि आप लोग खाना खा लो, मैं तब तक बैच लेके आती हूँ पांडव भवन से। तो दादी की कवाल, दादी बोलती नहीं मैं इसको बैच पहनाऊंगी उसके बाद ही खाना खाऊंगी। तो प्रवीणा बहन पांडव भवन गई, बैच लेके आई, उसको बैच पहनाया, तब तक 10 बज गया। अब 10 बजने के बाद हम डाइनिंग में आए, दादी को खाना खिलाया, परोस लिया खाना। तो दादी ने कहा कि आप लोगों ने खाना खाया? तो हम लोग चुप हो गए
क्योंकि हम तो दादी खाने के बाद खाते हैं। तो दादी का आपने खाना नहीं खाया? तो दादी बोलती है मैं भी नहीं खाऊंगी। दादी खड़ी हो गई। फिर हम लोग ने नहीं नहीं दादी हम भी खाएंगे। तो दादी ने अपने साथ बिठा के भोजन कराया, खिलाया। तो मतलब कितनी कितनी बड़ी बात कि हमें तो जिंदगी भर वो यादगार हो गया कि लेट होगा तो दादी ने ये नहीं इसके भी चलो मैं ही खा लूं, नहीं हम साथ में खिलाया और फिर दादी को खुशी हुई और हमें तो जिंदगी भर वो यादगार चीजें हो गई। तो इस प्रकार से दादी हर चीज का बहुत ध्यान रखती थी, प्यार बहुत करती थी। और मैं एक बाबा की बात सुना के पूरा करूंगा कि बाबा कानपुर गए थे, तो शायद वहाँ काफी लोग आए थे क्लास में। तो बाबा ने कहा एक वो बच्ची नहीं आई मेरी, वो शायद आशा बहन की मम्मी थी। तो उनके युगल ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। तो ये जब ऐसी बातें है ना, जानकी दादी हमको भोजन कराते समय हमको बताती थी, तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता था। तो वो बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, क्लास के बाद हम चलेंगे, माता जी को मिलने चलेंगे। तो बाबा जब उनके घर गए तो एकदम वो बेड पे लेटी थी, उठ भी नहीं सकती थी। तो बाबा जाते जाते ना थोड़े से अंगूर लेके गए थे, भाई पेशेंट है तो अंगूर ले। तो बाबा उसको एक एक अंगूर खिला रहा था। तो अंगूर खिलाते खिलाते जब देखा कि वो जो बीज है ना मुंह में घुमा रही थी माता जी, तो बाबा ने कहा कि बच्ची, तो वो इधर उधर देख रही थी कि वो बीज निकालना था। तो बाबा ने अपने दोनों हाथ है ना ऐसे माता जी के आगे किया, बोलता है बच्ची इसमें डाल दो। तो वो तो एकदम ये हो गई कि बाबा के हाथ में कैसे मैं थूक सकती हूँ, ऐसा हो जाता है ना। तो बाबा ने कहा बच्ची ये तुम्हारा बाप है, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। ऐसे बाबा ने इतना बोला, तो फिर वो बीज निकाला। तो ये बात जानकी दादी ने हमें सुनाई तो ऐसा दिल हो गया कि सचमुच बाबा ने अपने बच्चों को कितना तैयार किया है। अब ये जो दादियां हमारी बनी है, तो बाबा ने इतनी पालना दी है ना, तभी तो उनके अंदर इतनी शक्ति, इतना प्यार, इतना जो भी चीज है, तो दादियों ने इतना मतलब बाबा से लिया और वो हम लोगों तक अभी तक पहुंचा रहे। तो ऐसे दादी के साथ तो हमारे बहुत सारे अनुभव है और आप लोगों को मिलके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और हमारी जो गंगाएं बही, आज बाबा ने ना ज्ञान गंगाएं, तो ये ज्ञान गंगाएं निकलते, एक तो जानकी दादी इतनी बड़ी गंगा नदी निकल गई उसमें से, और तो ये नदी तो हमारे यहाँ लॉस एंजल में आके खड़ी है। तो वो सबको इतनी सेवाएं कर रही है, इतना दुआएं कमा रही है। तो हमें भी आपके पास आने का मौका मिला, क्योंकि हमें कई बार राम भाई बोलता था अरे कब आएगा तुम क्या मैं मरने के बाद आएगा क्या, ऐसा लेकिन देखो कैसे ड्रामा था, कैसे आने का था। हम आए, सबसे मिले, सबसे प्यार हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। और आप सभी को आज यहाँ सन्मुख दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमको भी प्रभु से यही पावरफुल अनुभव रहा कि हम भी वही है। और जो सीनरी आप बाबा की रूम भी देख सकते हैं, तो सुभाष भाई तो आज पूरा मधुबनी यहाँ लेके आ गया लॉस एंजलिस में। उसके पीछे बाबा की रूम दिखाई देती है। और ओम शांति जैसे देखो नक्की झील पे घूमो, हाँ नक्की का राउंड लगाओ, फिर इधर आप हारमोनी हॉल में आ जाओ, हाँ ज्ञान सरोवर में देखो, ज्ञान सरोवर में भी वो हम पीछे आ गए। हाँ फिर ओम शांति भवन में आ जाओ, ओम शांति भवन में, हाँ? और शाम का समय मधुबन के आंगन में, रात का समय देखो दिवाली का टाइम,
इतना तो आप अच्छा चारों धाम की यात्रा हो गई आपकी। जो बहुत कितना अच्छा अनुभव करा दिया सुभाष भाई ने आज। हम संत सुभाष पा